हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक कॉम्परेटिव आर्टिकल थी यानी तुलनात्मक लेख थी, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी ने लिखा था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप पहला दो पार्ट को देखें, उसके बाद तीसरा पार्ट को देखना स्टार्ट करें। सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट थर्ड, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक कॉम्परेटिव आर्टिकल है, उसका पैराग्राफ नंबर 16। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, पर हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पे नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। पश्चिमी विज्ञान ने जो संसारिक वस्तु में प्रगति की है उसने हमें चकाचौंध कर दिया है। आई एम नॉट एनॉर्मेड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ, जैसे लगता है मानो गॉड इन हिज विजडम, भगवान ने अपनी ज्ञान से हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, भारत को प्रगति के उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है। सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। इस लाइन के अंदर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सत्ता है वो बेहतरीन सत्ता है, सबसे अच्छी सत्ता है, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उससे भी बेहतरीन सत्ता है। लेकिन हम, क्योंकि वेस्टर्न सत्ता ने सांसारिक वस्तुओं की खोज की है, जिसकी वजह से हमें जो है चौंधिया गए हैं, मतलब कि हमको जो है चकाचौंध कर दिया है। उसकी जो बाहरी जो संरचना है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, सांसारिक वस्तु की जो खोज है, उसने हमें क्या किया है, चकाचौंध करके रख दिया है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी सत्ता को भूलते हुए चले जा रहे हैं और जो है पश्चिमी सत्ता यानी कि जो वेस्टर्न सत्ता है उसको हम लोग जो है अपनाते हुए चले जा रहे हैं। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 17. After all, there is something in Hinduism that kept it alive up till now. आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization. यह बेबीलोनियन, सीरियन, पार्शियन और मिस्र की सत्ता के पतन का साक्षी बना। कास्ट और लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नजर डालो। वेयर आर रोम एंड ग्रीस, रोम और ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रदर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली। क्या आप गिब्बन के इटली यानी जो गिब्बन जो था उसकी इटली या प्राचीन रोम की इटली में हुआ प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे ढूंढ सकते हैं? इस पैराग्राफ में यानी पैराग्राफ नंबर 17 में गांधी जी कहते हैं, देखिए हमारी जो सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन कब की सिविलाइजेशन है? ये सिविलाइजेशन जो है आपको पार्शियन यानी फारसी सिविलाइजेशन, इजिप्शियन यानी कि मिस्र की सिविलाइजेशन, सीरिया की सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन की सिविलाइजेशन, इसके साथ शुरू हुई थी। और भारतीय सभ्यता आज अपने भले ही टूटे फूटे लेकिन अभी अपने जो है असल पे मौजूद है। लेकिन ये जो बेबीलोनियन सभ्यता थी वो खत्म हो गई, सीरियन सभ्यता खत्म हो गई, पार्शियन सभ्यता खत्म हो गई, इजिप्शियन सभ्यता खत्म हो गई। यानी सब एक साथ आए थे लेकिन ये सब जो है धीरे 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 विलुप्त होते गए। लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक किसी भी हाल में टूटी फूटी ही सही लेकिन अभी तक जिंदी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कुछ जो है हिंदुइज़्म में, मतलब कि जो इंडस वैली के जो लोग हैं उसके अंदर कुछ तो है, यानी हमारी सभ्यता के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो है अभी तक जीवित हैं। और वो चीज़ गांधी जी के अनुसार क्या है? वो गांधी जी के अनुसार ये है कि हम लोग जो है यानी हमारी जो सभ्यता है वो हमें ये सिखलाती है कि संसारिक वस्तुओं की कम से कम उपभोग किया जाए और जो है हम लोग जो है मतलब डिवाइनिटी में जो बिलीव करते हैं, मतलब कि हम लोग जो है परलोक पे भी और लोक पे भी, दोनों पे हम लोग जो है बिलीव करते हैं। इसकी वजह से जो है हमारी सत्ता अभी तक जिंदी है। अगर हम भी भोग विलासिता में लिप्त हो जाएंगे तो हमारी जो सत्ता है वो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 18।
गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? देन कम टू इंडिया, फिर भारत में आके देखो। गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, प्राचीन अभिलेख उठाकर देखो। एंड लुक अराउंड यू, और फिर अपने आसपास देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, आप विवश हो जाएंगे कहने को कि यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, यहाँ हम यहाँ प्राचीन भारत को अभी तक जिंदा देख रहे हैं। बस वही चीज़ कि गांधी जी कहते हैं कि ये सारी सभ्यता क्यों ख़त्म हुई, क्योंकि इस सभ्यता में भोग और विलासिता, मतलब कि जो संसारिक वस्तु की भोग और विलासिता है उसमें लिप्त होने के कारण ये जो है सभ्यता ख़त्म हुई। लेकिन हमारी सभ्यता क्योंकि हमें रोकती है भोग और विलासिता से, इसकी वजह से जो है हमारी सभ्यता अभी तक जो है जिंदी है। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 90। ट्रू, ये सच है। देयर आर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, गोबर का ढेर यहाँ वहाँ पड़ा मिल जाएगा। जब आप इंडिया आइएगा तो रोड पे आपको गोबर का ढेर मिल जाएगा। बट देयर आर रिच ट्रेजरीज बरीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर दफन धनी खजाने भी हैं। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव इज़ दैट, और यह अंत तक बच इसलिए गया कि the end which Hinduism set before it was not development alone material but spiritual line। हिंदुत्व ने तरक्की का जो राह अपनाया वो सिद्धांत भौतिकवाद नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। भौतिकवाद मतलब वही संसारिक वस्तु को हम लोग ज़्यादा जो है सो भाव नहीं दिए, और जो है आध्यात्मिक यानी कि अपने अंतरात्मा की शुद्धि के लिए हम लोग काम करते रहे, जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुइज्म बचा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 20। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आर वांट सेल्फ इंडल्जेंस, हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं टिका हुआ है, बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट सेल्फ डेनियल, बल्कि इसका इच्छा भोग को सीमित करने पर टिका। हम अपनी जो इच्छा है उस पर लगाम लगाते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपनी इच्छा पे लगाम नहीं लगाता, अपनी इच्छा को पूरी करने में ही वो ज़िंदगी गुजार देता है। तो इसी की वजह से जो है भारतीय सभ्यता अभी तक बची हुई है। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, यूरोपीय सभ्यता कोई संदेह नहीं है कि सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियों के लिए अनुकूल है। बट इट विल मीन्स र्यून फॉर इंडिया, लेकिन भारत के लिए ये विनाशकारी है। र्यून का मतलब क्या होता है? विनाशकारी। इफ़ वी इंडेवियर टू कॉपी इट, अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करेंगे या साहस करेंगे, इंडेवियर मतलब प्रयास करना या साहस करना करेंगे, दिस इज़ नॉट टू से दैट, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वी मे नॉट एडॉप्ट और एसेमिलिएट, हमने नहीं अपनाया या पचाया, व्हाट एवर मे बी गुड, जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था। यानी इस लाइन में महात्मा गांधी कहते हैं कि जो चीज़ हमारे लायक थी, जो हम अपना सकते थे, हमने जो है वेस्टर्न सभ्यता का अपना लिया, लेकिन जो नहीं अपना सकते थे उसे हम नहीं अपनाया, है ना। जो अच्छा था मेरे लिए उसे अपना लिया, जो खराब था उसे जो है छोड़ दिया। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और पचाने लायक जो भी था, पचाना मतलब कि जो चीज़ अपनाने लायक था वो अपना लिया, जो चीज़ नहीं अपनाने लायक था उसे नहीं अपनाया, क्योंकि जो अच्छा था उसे अपना लिया, जो खराब था उसे छोड़ दिया। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, इसका मतलब ये भी नहीं, इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर एविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट, जो कुछ बुराई यूरोपियों में पनपनाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 22। द इंसेंट सर्च फॉर मेटेरियल कंफर्ट, भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और इसकी लगातार वृद्धि, इज सच एन इविल, एक ऐसी बुराई है। एंड आई मैक बोल्ड टू से दैट, और मुझे बोलने पर विवश कर देती है कि द यूरोपियन देम सेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यूरोपियों को अपनी दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा, यानी अपनी उसकी जो सोचने की जो रवैया है उसको जो है फिर से जो है तैयार करना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, यदि वो आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके वो गुलाम बन रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है मेरी अध्ययन गलत हो, बट आई नो दैट, पर मुझे मालूम है, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, भारत के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। ये गोल्डन फ्लीस क्या है? गोल्डन फ्लीस का थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। गोल्डन फ्लीस एक लोक गाथा है। लोक गाथा का मतलब होता है जो कहानी जो कि गांव में लोग अपने लोकल एरिया में सुनाते हैं, जैसे आला रुधल हो गया,
या फिर जो है राजा हरिश्चंद्र हो गया, तो ये एक लोकल जो है कहानी है। उसी तरह ये गोल्डन फ्लिस जो है मिस्र की एक लोक गाथा है, यानी एक छोटी सी कहानी है। इसके अंदर होता क्या है कि एक राजकुमार होता है और उसे ये पता होता है, यानी एक जो है सो उस इलाके में ये फैला हुआ रहता है कि जो भी एक सुनहले भेड़ का खाल लेकर आएगा, यानी जो सुनहले भेड़ एक होता है जो उसका खाल लेकर चलाएगा, तो उसका जो है वो अमीर हो जाएगा और उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो एक राजकुमार होता है जो अपने भाई के साथ उस गोल्डन जो भेड़ होती है उसके खाल को लाने के लिए जाता है। तो लाने में तो वो राजकुमार कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका भाई जो है एक जो अजगर होता है उसके भाई को निगल जाता है या उसको जलाकर राख कर देता है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ, इस कहानी का सीख ये हुआ कि अगर आप किसी लालच के पीछे भागिएगा तो हो सकता है वो चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ गंवाना भी पड़ेगा। आगे चलते हैं। Let us engrave on our heart the motto of Western philosopher, plain living and high thinking. आइए हम अपने दिलों पे एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक, सादा जीवन और उच्च सोच अंकित कर ले। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट, आज यह निश्चित हो गया है कि मिलियन कैनॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, मास का मतलब होता है जन समुदाय, जो आम जनता जो होता है उसको कहते हैं। हम में से जो कोई जनता के लिए सोचने की जोखिम उठाते हैं, रन द रिस्क इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। यानी कि हम लोग जो जनता की सेवा करने वाले जो सेवक कहलाते हैं, यानी जो राजनेता होते हैं, वो उच्च रहन सहन में यानी भोग विलासिता में डूबकर जो अपनी जो उच्च विचार है उसको जो है खो देते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 23, सिविलाइजेशन सभ्यता इन द रियल सेंस असल में ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वच्छता से ज़रूरत पे लगाम लगाने का नाम है। यानी सभ्यता का मतलब ही होता है कि आपको अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो सांसारिक भोग विलासिता है, उस पर कंट्रोल लगाने का नाम जो है क्या कहलाता है? सिविलाइजेशन कहलाता है। दिस अलोन इंक्रीज and promote contentment, real happiness and capacity of service, यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर आपकी ज़रूरत कम होगी तो आप कम पैसे में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, कार भी चाहिए, तो आपको 2 लाख रुपया कमाना भी तो होगा। अगर नहीं कमाइएगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर आप रियल हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट मतलब संतोष आपके ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है कम से कम ज़रूरत जो है अपनी ज़रूरत रखनी पड़ेगी। पैराग्राफ नंबर 24, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, पर कुछ हद के बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। देयरफॉर इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, अनंत इच्छाओं को पालना, एंड सेटिस्फाइंग देम और उसकी पूर्ति करना, सिम्स टू बी डिल्यूजन एंड स्नेर, एक भ्रम और एक जाल जैसा लगता है। इसके अंदर अगर फंस गए तो आप फंसते हुए ही चले जाएंगे। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स, even the intellectual needs of one narrow self must meet at certain point at a dead stop, व्यक्ति के स्वयं की संकुचित शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है, वो है मृत्यु। बिफोर टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूअसनेस, इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए, अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंसेस, एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, सो दैट डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि मानवता की सेवा में बाधा न दे, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसर्न, जिस पर उसकी सारी कंसंट्रेटेड जिस पे उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 16 से लेकर पैराग्राफ नंबर 24 तक को हमने डिस्कस किया, इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, और इसके वर्ड मीनिंग को अगर आप जो है अगर लिखना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये PDF फाइल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो